नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि जायसवाल। रायपुर में शिवानंद नगर सेक्टर 1 में स्थित सौभाग्य हॉस्पिटल एक और नेक पहल की शुरुआत करने जा रही है। 19 नवंबर यानी शनिवार को 11 बजे से 2 बजे तक फ्री कंसल्टेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सौभाग्य हॉस्पिटल की डॉक्टर शालिनी जैन स्त्री रोग विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना महामारी में सभी की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए फ्री कंसल्टेशन की पहल की जा रही है। डॉक्टर शालिनी जैन ने बताया कि नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी पर भी भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पंजीयन शुल्क में भी 50% तक की डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देश में जाना जाता है। बता दें कि उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देश में जाना जाता है। इसी कड़ी में रायपुर के शिवानंद नगर सेक्टर 1 में पिछले 19 सालों से संचालित सौभाग्य हॉस्पिटल मेडिकल साइंस में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। यहाँ महिलाओं के लिए संचालित केयर सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सौभाग्य हॉस्पिटल में डॉक्टर शालिनी जैन के साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पूरी टीम मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे इमरजेंसी सेवा में उपलब्ध रहती है। सौभाग्य हॉस्पिटल की डायरेक्टर जो शिवानंद नगर खमतराई रायपुर में स्थित है, वहाँ की डॉक्टर जो कि 25 साल से इस फील्ड में कार्यरत है, आपके लिए हमने कुछ स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें कि क्योंकि कोरोना के महामारी के समय से लोगों की आर्थिक समस्या बढ़ गई है, बहुत लोग जूझ रहे हैं आर्थिक समस्या से, जिसकी वजह से हमने शनिवार को जो कि 19 तारीख है, अभी परसों, उस दिन गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क ओपीडी कंसल्टेशन कैंप रखा है। और जो गर्भवती महिलाएं नहीं हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, गायनिक पेशेंट, उनके लिए 50% डिस्काउंट करके फीस 200 रुपये, 400 की जगह 200 रुपये में हमने उनको देखने के लिए एक ये स्कीम निकाली है। और भी कई स्कीम्स हमने निकाली हैं, जिसमें कि नसबंदी ऑपरेशन जो दूरबीन से हम करते हैं, उसका जो रेट है 22 से 25 हज़ार रुपये लगता है, वो 12 हज़ार में करेंगे। गरीब मरीजों के लिए यह सुविधाएं और स्कीम जनरल वार्ड के मरीज़ और पुअर पेशेंट जो गरीबी रेखा कार्ड वाले हैं उनके लिए है, उनका 12 हज़ार में नसबंदी करेंगे। जो नॉर्मल डिलीवरी जिसका चार्ज 20 से 25 हज़ार तक होता है, वो 12 हज़ार में किया जाएगा। सिजेरियन डिलीवरी जिसका चार्ज 35 से 40 हज़ार तक जनरल वार्ड में रहता है, वह 25 हज़ार में किया जाएगा। गर्भाशय से दूरबीन की जांच जो कि 15 से 20 हज़ार की जांच रहती है, वह 8 हज़ार में की जाएगी। और इस तरह और भी कई रियायतें दी जाएंगी मरीज़ को। कुछ खून पेशाब जाँच की रेट्स में भी, उसमें भी उनको रियायत दी जाएगी। और इससे मरीजों को हम चाहते हैं कि उसका लाभ उठाएं। और गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी 700 रुपये में की जाएगी, जो कि 900 से 1000 रुपये की जांच होती है। सिंपल सोनोग्राफी वह 700 में की जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी जैन, सौभाग्य हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम बात करेंगे महिलाओं में जो यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ये इतना कॉमन क्यों होता है और इसमें हमें किन किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। यूरिन में इन्फेक्शन होना आम बात है। कभी भी हम पानी कम पीते हैं, या कभी हमारे शुगर का स्तर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, या उस जगह पे ही क्योंकि योनि मार्ग रहता है और शौच करने का रास्ता है, तो उस जगह पे अगर कोई इन्फेक्शन हो, गंदगी हो, तो वहाँ का इन्फेक्शन ऊपर यूरिन के रास्ते में आ जाता है। महिलाओं का यूरिन का मार्ग जो यूरेथ्रा है वो बहुत छोटा रहता है, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है, तो इसीलिए इन्फेक्शन ऊपर जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है, नीचे के रास्ते से, योनि मार्ग वगैरह से, और ब्लैडर में जो पेशाब के थैले में इन्फेक्शन होता है। यह बहुत ही कॉमन है, इसको सिस्टाइटिस भी कहते हैं। और इसमें छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख के इन पे इससे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा पिएं। अगर यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय सेक्सुअल रिलेशन से परहेज करें, उस समय मीठी चीज़ों से परहेज करें। और जब भी पहली बार यूरिन इन्फेक्शन है तो उसको 1-2 दिन में सिम्टम फ्री होते तक दवाइयाँ खाने के बाद महिलाएं दवाइयाँ बंद कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। यूरिन इन्फेक्शन का कोर्स पूरा कंप्लीटली करें, क्योंकि वो आधा करती है तो उसमें जो अंदर बैक्टीरिया या कीटाणु है वो पूरी तरह से नहीं मरते हैं, और पूरा कंप्लीट कोर्स करने से पूरी तरह से कीटाणु मर जाते हैं और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आप 2 दिन दवाइयाँ खा के बंद कर देती हैं तो वह महिलाएं रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की मरीज बन जाती हैं, और फिर जैसे ही इम्यूनिटी लो हुई, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, पानी पीना कम हुआ, तो वो यूरिन इन्फेक्शन फिर फ्लेयर अप होके दोबारा बार बार सिम्टम देता है। यह एक कहावत है, वंस अ यूटीआई पेशेंट ऑलवेज अ यूटीआई पेशेंट। तो अपने को इस कहावत में फिट ना होने दें और एक बार में ही कंप्लीट ट्रीटमेंट पूरा कराएं। साफ सफाई का योनि मार्ग की ध्यान रखें।
महीने के समय साफ सफाई, शारीरिक संबंध के समय साफ सफाई, इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और दवाइयों का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, पूरा कंप्लीट कोर्स। पानी ज़्यादा पिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं और यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में थायराइड कितना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए हमें 2-3 बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नियमित थायराइड की जांच से उसका इलाज बहुत ही आसान है और इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। और रेगुलर आप चेकअप्स कराते रहें और अपनी दवाइयाँ रेगुलर रहते रहें, बस इतना ही आपको करना है। अगर हो सके तो गर्भावस्था में ठहरने के पहले ही, गर्भ ठहरने के पहले ही आप थायराइड की जांच करा लें, क्योंकि कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं रहते और आपकी थायराइड हार्मोन की स्तर बहुत कम हो जाती है। 2 प्रकार से आमतौर पे थायराइड होता है, एक जिसमें कि हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और एक जिसमें कि हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसको कि हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। यह ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए यह हार्मोन बहुत ज़रूरी है। गर्भ में पल रहे बच्चा अपना खुद का थायराइड हार्मोन 5वें महीने से बनाने लगता है, पर 5 महीने के पहले वो माँ के थायराइड हार्मोन के स्तर पर ही निर्भर करता है। इसीलिए मदर का थायराइड हार्मोन का लेवल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बच्चा मानसिक रूप से अपंग भी हो सकता है। यह जानकारी अगर आपके पास रहेगी तो आप डरेंगे नहीं। आप पहले से ही थायराइड के टेस्ट रेगुलर करा लेंगे और प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही करा के उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। उसकी टैबलेट खाली पेट में लेनी होती है, खाना खाने के बाद लेने से वो असर नहीं करती है। और ये लेवल्स बीच बीच में हर तिमाही में कराते रहना चाहिए। हर 3 तिमाहियाँ होती हैं गर्भ में, तीनों तिमाहियों में कराते रहना चाहिए और फिर उसमें कोई खतरा, ऐसे डरने की बात नहीं रहती है। अपना एक्टिव रहें, फिजिकली मेंटली स्ट्रेस फ्री रहें और डॉक्टर की सलाह का नियमित रूप से पालन करें और चिंता फ्री रहें। आज हम बात करेंगे, कई महिलाओं में डिलीवरी के बाद बहुत अधिक ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे कि हम PPH पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रेगनेंसी में 9 महीने में बच्चेदानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है। इलास्टिक फाइबर्स और जो मसल फाइबर्स रहते हैं, ऐसे पूरी तरह से स्ट्रेचेबिलिटी की क्वालिटी होती है बच्चेदानी की मांसपेशियों में। तो जब बच्चा निकल जाता है तो उसको सडनली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब संकुचित होना पड़ता है। और प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा बच्चेदानी में रहता है। 5 to 600 ml 1 मिनट में जाता है। इसका मतलब कि हमारे बॉडी में 6 से 7 लीटर खून 10 मिनट में, अगर बच्चेदानी से ब्लीडिंग चालू हो गई बहना और किसी कारण से कंट्रोल नहीं हुई, तो 10 मिनट में मरीज की जान भी जा सकती है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि बच्चेदानी संकुचित नहीं होती। जैसे तुरंत से संकुचित होकर छोटी हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाती। इसको अटोन कहते हैं, टोन खत्म हो गया, अटोनिक PPH कहते हैं। और इस वजह से इसमें इतना कम समय मिलता है क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है बच्चेदानी का, और प्लेसेंटा निकलते साथ वो संकुचित नहीं होती, तो पूरा ब्लड तुरंत से बाहर पोर करने लगता है, बाहर आने लगता है और 10 मिनट में ही मरीज की डेथ हो सकती है। तो यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। बहुत सारी दवाइयाँ देने के बावजूद भी कई बार कंट्रोल नहीं आता और पेशेंट को कई बार सेव नहीं किया जाता, क्योंकि ब्लड भी अरेंज करना है या कोई ब्लड के प्रोडक्ट्स भी अरेंज करने हैं या प्लेटलेट्स कम है वो अरेंज करना है। तो इसमें इतना समय ही नहीं देता मरीज कि हम मरीज को कई बार सेव करें और बचा सकें। तो यह बहुत ही खतरनाक डिसीज़ है, लेकिन इसमें मरीज के रिश्तेदार या उसके परिजन को यह समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और इसमें कई बार डॉक्टर्स के हैंड्स में या मेडिसिन को पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो डॉक्टर्स के हैंड्स में कुछ ज़्यादा रहता नहीं है और वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाती है चीज़ें सडनली सब कुछ होते हुए भी। तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी और जब भी ये कंडीशन हो तो डॉक्टर का साथ दें और कोशिश करें जल्दी से जल्दी चीज़ों को अरेंज करने की और मरीज को बचाने की। आज हम बात करेंगे कि अगर गर्भ में पल रहे बच्चे के गले में नाल है तो हमें किन बातों का ध्यान देना है। पहली बात यह है कि गले में नाल की सोनोग्राफी में जैसे ही हमें जानकारी होती है तो हमारा घबराहट बहुत बढ़ जाती है। हम घबराने लगते हैं कि नाल है, बच्चा अंदर गर्भ में ख़त्म तो नहीं हो जाएगा या डिलीवरी में परेशानी तो नहीं होगी। ऐसा सोचने की या डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नाल होना एक साधारण सी घटना है, क्योंकि अंदर ही, बच्चेदानी के अंदर ही प्लेसेंटा से नाल जुड़ी रहती है बच्चे के शरीर से, पेट से। तो उस नाल को कई बार वो लंबी हो जाती है, लंबी होने की वजह से बच्चे के गले में जब बच्चा अंदर खेलता है तो उलझ जाती है। इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाल जहाँ से जुड़ी रहनी चाहिए दोनों जगह पे फिक्स है। आपको केवल बच्चे के खेलने का बहुत ध्यान देना है और डिलीवरी के समय भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नाल में फंसी है तो बच्चा खराब हो जाएगा या अंदर मेकोनियम या गंदा पानी जो लैट्रिन कर देता है बच्चा,
क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है वैसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसमें सिजेरियन ही होगा ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे के गले में अगर नाल है तो कई बार बहुत आसानी से हो जाती है, नाल ढीली रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। कई बार नाल बहुत टाइट रहती है या नाल छोटी रहती है, तो उसमें जब बच्चा दर्द के साथ नीचे आता है तो उसमें फिर नाल खिंचती है और उसमें फिर बच्चा नीचे नहीं खस सकता है, तब उसमें सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ती है। इतनी जानकारी के लिए आप बहुत सारे डर और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। धन्यवाद। मेरा लड़का हुआ है, जब उसमें पहले उनका कमजोरी था तो डॉक्टर मैडम ने बोले कि इनका पहले से इनका इलाज करवाओ अच्छे से। जब हम लोग नहीं आ पाए, डर गए थे, तो बाद में जब हम लोग आए ना तो फिर सीजर में इनको करवाने के लिए इमरजेंसी में सीजर करवाना पड़ा। फिर बच्चे को नर्सरी में डालने के लिए बच्चे का वजन थोड़ा कम था, 1 किलो 700 ग्राम था, इसलिए बच्चे को फिर नर्सरी में डाले। नर्सरी में डालने के बाद अभी भी बच्चा पूरा स्वस्थ है, अच्छा है। और मैं मैडम को अच्छे सही दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ का जो भी कर्मचारी है उनके भी बहुत सहयोग से भी बहुत अच्छा से यहाँ से देखभाल भी बहुत अच्छे से हुआ है। कोई किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ है, कोई परेशानी भी नहीं हुआ है। और मैं भी मैडम को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ से स्वस्थ होके जा रही हूँ। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।